वेलकम टू शिक्षा सेवा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस दुनिया में गोता लगाने वाले हैं वो है जानवरों की दुनिया, एनिमल किंगडम। हाँ। और आज हमारा मिशन है ये समझना है कि एक छोटे से स्पंज से लेकर मतलब आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक वैज्ञानिकों ने इस पूरी भीड़ को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया है, कैसे सॉर्ट आउट किया है। बिल्कुल। और ये नोट्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एवोल्यूशन यानी विकास की कहानी है। कैसे जिंदगी ने अलग अलग बॉडी प्लान्स या ब्लूप्रिंट्स ट्राई किए, कुछ चले, कुछ सुपरहिट हो गए। अच्छा, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, क्या जीव के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं। अच्छा, तो ये पहला फिल्टर है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अकशेरुकी यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है और कशेरुकी जिनमें है। बिल्कुल, तो जाहिर है हम अकशेरुकी से शुरू करेंगे क्योंकि जिंदगी की शुरुआत वो सिंपल चीजों से हुई होगी। सबसे सिंपल ब्लूप्रिंट है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा पोरीफेरा का मतलब ही है छिद्रों वाला। सोचिए, ये बस कोशिकाओं का एक झुंड है जिन्होंने मिलकर एक फिल्टर बनाने का फैसला किया। एक फिल्टर? हाँ, कोई दिमाग नहीं, कोई पेट नहीं, कोई मांसपेशियां नहीं, बस एक जीता जागता पानी का फिल्टर। एक जीता जागता पानी का फिल्टर, मतलब इनके शरीर पर जो छेद होते हैं जिन्हें नोट्स में ओस्टिया कहा गया है। हाँ, ओस्टिया। उनसे पानी अंदर आता है, ये उसमें से अपना खाना छान लेते हैं और पानी बाहर। कमाल है। बिल्कुल। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि चल फिर नहीं सकते, एक जगह चिपके रहते हैं। तो फिर ये पौधे क्यों नहीं हैं? बहुत अच्छा सवाल है, यही सवाल सबसे पहले आता है मन में। दिखते ये बिल्कुल पौधों जैसे हैं, पर हैं जानवर। वजह ये है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसा पौधे फोटोसिंथेसिस से करते हैं। अच्छा। योग था कि एक जगह रहकर कैसे जिया जाए। तो पोरीफेरा में जिंदगी बस कोशिकाओं के लेवल पर थी, कोई टीम वर्क नहीं। लेकिन एवोल्यूशन यही नहीं रुका होगा। नहीं। अगला बड़ा सवाल था, क्या ये कोशिकाएं मिलकर एक टीम, एक टिश्यू बना सकती हैं? और इसी सवाल का जवाब है हमारा अगला ग्रुप, सिलिंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया। हाँ, यहाँ पहली बार कोशिकाएं मिलकर टीम बनाती हैं, जिन्हें हम ऊतक या टिश्यूज कहते हैं। और इस टीम के पास एक सुपर पावर भी है। सुपर पावर? डंक मारने की काबिलियत। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, जैसे जेलीफिश। तो ये डंक कैसे मारते हैं? क्या इनके पास कोई हथियार होता है? आप कह सकती है, इनके पास हजारों छोटी छोटी बंदूकें होती हैं जिन्हें निडोब्लास्ट कहते हैं। निडोब्लास्ट। हाँ, हर बंदूक में एक जहरीला धागा या हार्पून लोड होता है। जैसे ही कोई शिकार या खतरा पास से गुजरता है, ट्रिगर दब जाता है और ये हार्पून बिजली की तेजी से फायर हो जाता है। वाह। ये जानवरों की दुनिया के सबसे पुराने और असरदार हथियारों में से एक है। वाह। और इन नोट्स में एक खूबसूरत बात भी लिखी है कि समुद्र की कोरल रीफ्स, हाँ, मूंगे की चट्टानें, वो भी यही जीव बनाते हैं। ये तो कमाल है कि इतने छोटे छोटे जीव मिलकर इतने विशाल और सुंदर स्ट्रक्चर बना देते हैं। बिल्कुल, जो पूरे इकोसिस्टम का आधार बनते हैं। सही बात है। अब तक हमने जिन जीवों की बात की वो या तो एक जगह स्थिर थे या पानी के बहाव के साथ बहते थे। लेकिन जिंदगी को अब एक मकसद के साथ चलना था, शिकार करना था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है कृमियों की, यानी वर्म्स की। नोट्स में दो तरह के कृमि हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी चपटे कृमि और एस्केल्मिन्थेस, हाँ, यानी गोल कृमि, चपटे कृमि, जैसे टेप वॉर्म, परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों के शरीर में रहकर जीते हैं। पर गोल कृमि ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी हेल्थ अलर्ट है। अच्छा। गोल कृमि की एक प्रजाति है वूशरेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाम थोड़ा मुश्किल है। वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। हाँ, पर इसका काम बहुत खतरनाक है। ये इंसानों में फाइलेरियोसिस यानी हाथी पांव रोग पैदा करता है। ओह। और इसे फैलाने का काम करता है क्यूलेक्स मच्छर। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कृमि और एक मच्छर मिलकर इंसानी जिंदगी पर कितना भयानक असर डाल सकते हैं। तो कृमियों ने चलना फिरना तो शुरू कर दिया, लेकिन इनका बॉडी प्लान अभी भी काफी सिंपल था। इसके बाद कोई बड़ा अपग्रेड आया? एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया, संघ एनेलिडा। एनेलिडा? इनका शरीर खंडों यानी सेगमेंट्स में बटा होता है। ये एक क्रांतिकारी डिजाइन था। क्रांतिकारी क्यों? हर खंड में कुछ अंग रिपीट होते थे, जिससे अगर एक हिस्सा डैमेज हो भी जाए तो जीव जिंदा रह सकता था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है केचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र कहते हैं, ये तो हम सबने सुना है। पर
इन नोट्स में एक जबरदस्त बात छिपी शिक्षा है, सेवा इसे YouTube चैनल में पृथ्वी की आपका स्वागत आंत भी कहा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम समझाता है। सही। जैसे हमारी आंतें खाने को प्रोसेस करके हमें पोषण देती हैं, केचुए पूरी जमीन के लिए यही काम करते हैं। अच्छा। वे मिट्टी को खाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और जो निकालते हैं वो धरती के लिए सुपर फूड होता है। वाह। तो अगली बार जब बारिश में केचुआ देखें तो सोचिएगा कि आप धरती के पाचन तंत्र को देख रहे हैं। और इसी ग्रुप में जोंक यानी लीच भी आती है। नोट्स में लिखा है कि इसकी लार में हिरुडीन होता है जो खून को जमने नहीं देता। इसका कोई मेडिकल इस्तेमाल भी होता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिरुडिन एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट, हाँ, यानी खून का थक्का ना बनने देने वाला। बिल्कुल। माइक्रोसर्जरी में जब कटी हुई उंगलियों या टिश्यू को दोबारा जोड़ा जाता है तो डॉक्टर्स कई बार जोक का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस जगह पर खून का बहाव बना रहे और थक्के ना बने। ये तो प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न मेडिसिन का एक बेहतरीन मेल है। सही कहा। ठीक है, तो अब तक हमने सिंपल फिल्टर, शुरुआती शिकारी और सेगमेंटेड बॉडी वाले जीव देख लिए, लेकिन अब हम उस ग्रुप पर आ रहे हैं जिसे नोट्स में पृथ्वी के शासक कहा गया है। हाँ, संघ आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऐसा क्यों है? क्या चीज इन्हें इतना सफल बनाती है? दो चीजें। पहली, इनके जुड़े हुए पैर यानी जॉइंटेड लेग्स, जो इन्हें हर तरह की सतह पर चलने, दौड़ने, तैरने और उड़ने की कमाल की क्षमता देते हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी चीज, इनका बाहरी कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन। हाँ, ये इनका पर्सनल आयरन मैन सूट है। आयरन मैन सूट? यस। ये तो मजेदार है, समझाइए इसे। देखिए, ये काइटिन नाम के एक मजबूत पदार्थ का बना होता है। ये इन्हें शिकारियों से बचाता है, शरीर को सहारा देता है और पानी की कमी से भी बचाता है। अच्छा। इसी सूट की वजह से कीड़े मकोड़े रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक हर जगह पाए जाते हैं। तो ये इनके सफलता का सबसे बड़ा राज है। हाँ, पृथ्वी पर मौजूद सभी ज्ञात जानवरों की प्रजातियों में से 80% से ज्यादा आर्थ्रोपोड हैं। इसीलिए ये पृथ्वी के शासक हैं। और इन्हें पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। पैरों की गिनती से इंसेक्टा यानी कीड़े जिनकी 3 जोड़ी यानी 6 टांगे। हाँ, 6 टांगे होती हैं। अरैक्निडा जैसे मकड़ी और बिच्छू जिनकी 4 जोड़ी यानी 8 टांगे। 8 टांगे होती हैं। और क्रस्टेशिया जैसे केकड़ा और झींगा। सही। अब आगे 2 और दिलचस्प ग्रुप्स हैं जो थोड़े अजीब भी हैं। वो अच्छा। पहला है मोलस्का, जिनका शरीर तो बहुत मुलायम होता है, पर अक्सर उनके ऊपर एक कठोर कवच होता है, जैसे घोंघा या सीप। और इसी ग्रुप में वो जीव भी है जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, ऑक्टोपस। हाँ। नोट्स में इसके बारे में कुछ अविश्वसनीय फैक्ट्स हैं। हाँ। 8 भुजाएं तो ठीक हैं, पर 9 दिमाग, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सच है। क्या वो 9 अलग-अलग चीजें सोच सकता है एक साथ? और मैंने सुना है उसका खून भी नीला होता है, क्या ये सच है? हाँ, ये दोनों बातें सच है। उसके 9 दिमाग होते हैं, एक सेंट्रल दिमाग और 8 छोटे दिमाग उसकी हर भुजा में। हर भुजा में एक दिमाग? हाँ, इससे उसकी हर भुजा अपने आप काम कर सकती है और उसका खून वाकई नीला होता है। क्यों? हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें आयरन यानी लोहा होता है, जो ऑक्सीजन पकड़कर उसे लाल रंग देता है। ठीक है। ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन होता है, जिसमें कॉपर यानी तांबा होता है, जो ऑक्सीजन पकड़ने पर उसे नीला रंग देता है। कमाल है, ये तो इवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ही काम करने के लिए जिंदगी ने अलग-अलग रास्ते खोजे। बिल्कुल। और दूसरा अजीब ग्रुप है इकाइनोडर्मेटा, जिनकी त्वचा कांटेदार होती है, जैसे स्टारफिश। इनके बारे में क्या खास है? इनकी 2 बातें बहुत खास हैं। एक, इनकी 5 हिस्सों वाली बनावट, जिसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और दूसरी, इनकी दोबारा उगने की कमाल की क्षमता। अगर आप एक स्टारफिश की एक भुजा काट दें तो वो पूरी भुजा दोबारा उगा लेगी। अच्छा। और कुछ मामलों में तो कटी हुई भुजा से एक पूरी नई स्टारफिश बन सकती है। ये तो कमाल है। तो अब तक हमने सारे अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स देख लिए। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की तरफ। हाँ, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इनके बीच कोई पुल है, कोई कनेक्टिंग लिंक? हाँ, एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। ये अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी है। इसमें दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। ओके। इसके बाद आता है मुख्य संघ कॉर्डेटा, जिनमें जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जरूर पाई जाती है। और कॉर्डेटा में आते ही एक नया बंटवारा सामने आता है, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। इसका क्या मतलब है? और सांप
वो अपने शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर सकते। वो माहौल के हिसाब से गर्म या ठंडे होते हैं। अच्छा, उन्हें धूप सेकनी पड़ती है या छांव में जाना पड़ता है? बिल्कुल। वहीं वार्म ब्लडेड जीव जैसे पक्षी और हम इंसान अपने अंदर एक भट्टी जलाकर रखते हैं। एक भट्टी? हाँ, हमारा शरीर अंदर से ही गर्मी पैदा करके एक स्थिर तापमान बनाए रखता है, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी। समझ गया। तो अब कॉर्डेटा के अंदर जो अलग-अलग क्लास हैं, उन पे आते हैं। सबसे पहले हैं मछलियाँ। हाँ, लेकिन नोट्स में मछलियों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, साइक्लोस्टोमेटा और पाइसीज। हाँ, साइक्लोस्टोमेटा वो प्राचीन मछलियां हैं जिनका मुंह गोल होता है और उनमें जबड़ा नहीं होता। जॉलेस। हाँ, जॉलेस। लेकिन जिन्हें हम सच्ची मछली कहते हैं, वो क्लास पाइसीज में आती हैं। इनका दिल 2 कक्षीय होता है, ये गिल्ड से सांस लेती हैं और कोल्ड ब्लडेड होती हैं। यहाँ कुछ मजेदार बातें भी हैं जो आम धारणाओं को तोड़ती हैं। जैसे शार्क की हड्डियां हमारी तरह सख्त नहीं होती, बल्कि कार्टिलेज की बनी होती हैं। हाँ, और सबसे बड़ा झटका, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। बिल्कुल नहीं। ब्लू व्हेल एक स्तनधारी यानी मैमल है। मैमल? वो हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती है, बच्चे पैदा करती है और उन्हें दूध पिलाती है। अच्छा। इसी तरह जेलीफिश और स्टारफिश भी असली मछलियां नहीं हैं, लेकिन सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा जो घोड़े जैसा दिखता है, वो एक असली मछली है। हाँ, वो एक असली मछली है। ये तो सच में एग्जाम अलर्ट है। खैर, पानी से अब जमीन की तरफ आते हैं। अगला ग्रुप है एम्फीबिया यानी उभयचर। उभयचर। ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। हाँ, ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कदम था। ये वो पहले जीव थे जिन्होंने पानी से बाहर जमीन पर कदम रखा। लेकिन ये पानी से अपना रिश्ता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। ये रह तो जमीन पर सकते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए इन्हें वापस पानी में ही जाना पड़ता है। अच्छा। इनकी त्वचा भी बहुत नाजुक और चिकनी होती है, जिसे नम रखना जरूरी है। और इनके दिल में 3 कक्ष होते हैं। मछलियों में 2 थे, इनमें 3। लगता है दिल धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल, ये ज्यादा ऑक्सीजन पंप करने का एक बेहतर सिस्टम था, जो जमीन पर ज्यादा एक्टिव लाइफ के लिए जरूरी था। तो अब अगर एम्फीबियन का दिल 3 चेम्बर वाला है, तो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप में भी यही ट्रेंड चलता होगा? हाँ, मुझे भी यही लगता है। सांप, छिपकली, कछुए, इनका दिल भी 3 चेम्बर वाला ही होना चाहिए। ज्यादातर में तो यही होता है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट? एक रेप्टाइल ऐसा है जिसने इस नियम को तोड़ दिया, मगरमच्छ। मगरमच्छ? हैरानी की बात है कि उसका दिल 4 चेम्बर वाला होता है, बिल्कुल हमारी और पक्षियों की तरह। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है रेप्टाइल पर दिल रखता है 4 चेम्बर वाला? ऐसा क्यों? माना जाता है कि ये उन्हें ज्यादा ताकतवर और कुशल शिकारी बनाता है। 4 चेम्बर वाला दिल साफ और गंदे खून को पूरी तरह अलग रखता है। अच्छा। जिससे शरीर की मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी-कभी वो कुछ ग्रुप्स में एडवांस्ड फीचर पहले ही टेस्ट कर लेता है। और अब हम आते हैं उस ग्रुप पर जिसने जमीन के बाद आसमान पर भी कब्जा कर लिया। क्लास एवीज यानी पक्षी। ये वार्म ब्लेडेड हैं और इनका दिल भी 4 चेम्बर वाला है। हाँ, और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। उड़ने में बेहिसाब ऊर्जा खर्च होती है। 4 चेम्बर वाला दिल और गर्म खून का मेटाबॉलिज्म मिलकर ही वो ऊर्जा पैदा कर पाते हैं। ये एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है। उड़ने के लिए इनके शरीर में और भी कई बदलाव हुए। नोट्स में लिखा है कि इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। हाँ, ये एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। हड्डियां मजबूत भी हैं और हल्की भी। अच्छा। उनके पंख, उनका शरीर का आकार, सब कुछ उड़ने के लिए ही बना है। सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग से लेकर जो उड़ नहीं सकता, और सबसे छोटे हमिंग बर्ड तक जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। हाँ, ये अनुकूलन की एक मिसाल है। तो ये थी हमारी जंतु जगत के वर्गीकरण की यात्रा, एक कोशिका के झुंड से लेकर उड़ने वाले पक्षियों तक। अगर हम इसे समेटें तो कुछ बातें तो दिमाग में छप गई हैं। जैसे कौन सी? आपके लिए सबसे यादगार क्या रहा? मेरे लिए तो ऑक्टोपस का नीला खून और 9 दिमाग सबसे ऊपर है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। और ये कि किसानों का मित्र असल में धरती की आंत है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सही बात है। और सबसे बड़ा धोखा तो मगरमच्छ ने दिया है। रेप्टाइल पर दिल रखता है पक्षियों और हमारी तरह।
मेरे लिए सबसे आकर्षक है एवोल्यूशन का पैटर्न देखना। हाँ कैसे दिल 2 से 3 और फिर 4 कक्षों में विकसित हुआ। हाँ कैसे जिंदगी पानी से जमीन पर आई और कैसे आर्थ्रोपोडा ने एक एक्सोस्केलेटन का आविष्कार करके पूरी पृथ्वी पर राज कर लिया। हाँ हर ग्रुप ने जिंदगी की पहेली को अपने तरीके से सुलझाया है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें पॉरीफेरा से लेकर पक्षी वर्ग तक का एक शानदार सफर कराया, लेकिन उस वर्गीकरण चार्ट में एक और समूह का उल्लेख था जिसे हमने आज छुआ नहीं। हाँ, स्तनधारी यानी मैमल्स, जिसमें हम इंसान भी आते हैं। और यहीं पर हम आज के श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या? हमने देखा कि पक्षियों में उड़ने के लिए अद्भुत अनुकूलन है, रेप्टाइल्स जमीन के राजा हैं, तो फिर स्तनधारी वर्ग को इन सभी से अलग और अनोखा क्या बनाता है? ऐसी कौन सी खासियत थी जिसने मैमल्स को और खास तौर पे इंसानों को इस ग्रह पर इतना प्रभावशाली बना दिया?